अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्ज़ा और आज आपके लिए लेकर आ गए हैं 9th बायोलॉजी की बोर्ड एग्जाम्स टारगेट लाइव। देखो बेटा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि अगर आपने ये लाइव साथ साथ में टारगेट पेपर्स ले लिए तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पेपर के अंदर कवर हो जाएगी और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी चीज नहीं आने वाली, एक भी चीज इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप पे बताया था कि इस लाइव में ना सिर्फ आपको आपके एकेडमिक्स के बारे में बताया जाएगा बल्कि कुछ मोर इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जाएंगी फॉर योर फ्यूचर। तो अपनी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो क्या है, वो ये है कि एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27 के लिए होने वाला है एक स्कॉलरशिप टेस्ट। यानी कि जो बच्चा 9 में है वो मैट्रिक में आएगा, जो मैट्रिक में है वो फर्स्ट ईयर में आएगा, जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड ईयर में आएगा, और जो 8th का स्टूडेंट है वो 9 में आएगा। तो बेटा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है, कहां होगा, कब होगा, जरा इसकी बात सुन लीजिए। ये टेस्ट है फॉर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, जो कि होने वाला है ऑन 10th ऑफ मई संडे 3 से 5 एट आवर हेड ऑफिस नाजमाबाद। क्या इस टेस्ट की कोई रजिस्ट्रेशन फी है? नहीं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इसमें कराची का कोई भी स्टूडेंट आ सकता है और वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है। अच्छा, अब की फीचर्स क्या होंगे, क्या क्या दिया जाएगा स्टूडेंट्स को? देखो बेटा, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर्स की, जो आपको ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। साथ साथ में अप टू 100% स्कॉलरशिप उस बच्चे के लिए कि जो कि 100% मार्क्स लेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। साथ साथ में तमाम उन बच्चों को जो कि एडमिशन लेंगे फिजिकली, ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसके ऊपर तमाम सब्जेक्ट्स होंगे, नोट्स, टारगेट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट ईयर बता रहा हूं मैं। ठीक है। यानी कि जो बच्चा अभी 9 में है वो मैट्रिक में, जो मैट्रिक में है वो फर्स्ट ईयर में, जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड ईयर में आएगा। साथ साथ में 100% प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, ऐसे नोट्स जो कि इस वक्त मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, जिनको अगर आपने याद कर लिया और बोर्ड एग्जाम में लिखा अकॉर्डिंग टू ई शीट वो नोट्स बने हुए हैं। ठीक है। अगर आपने उनको यूज करा, याद करा और लिखा तो आपके 100% मार्क्स गारंटीड हैं। ठीक है। साथ साथ में पूरी करियर गाइडेंस। बहुत सी जगहों पे जो लैकिंग होती है वो ये होती है कि बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जहां पे जाता है बच्चा, पढ़ता है, ठीक है, अच्छा इदारा है, अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो बच्चे की करियर गाइडेंस नहीं कर रहा कि भाई आगे इसको अगर किसी फील्ड में जाना है तो कैसे जाएगा। साथ साथ में क्या ये बच्चा इस फील्ड के लिए बना है या इसका इंटरेस्ट देखते हुए हमें इसको कोई और फील्ड जो है वो ऑफर करनी चाहिए या इसको गाइड करना चाहिए किसी और फील्ड के बारे में। तो टोटल पूरे ईयर बच्चों की करियर गाइडेंस करी जाती है, उनको बहुत सारे मशवरे दिए जाते हैं जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। साथ साथ में जब इतनी पढ़ाई और इतने जो है वो एकेडमिक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, तो थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो बाई एनुअल पिकनिक एंड स्पोर्ट्स डे भी हमारे पास होता है। साथ साथ 100% बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी होती है और साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि उनके बहन भाई, वालिद वालिदा, दादा दादी, नाना नानी एंड होल फैमिलीज को दिया जाता है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट दें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है मैंने, जाएं पहले वो लिंक फिल करें, वो फॉर्म फिल करें रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद आगे की वीडियो देखिए। ठीक है। अच्छा, साथ साथ में आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई पहली एक अनाउंसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी एक मोस्ट बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस ईयर वो क्या है? वो है आपके पास मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, MIHS। व्हाट इज MIHS और ये क्या है? देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो आगे चल के डॉक्टर बने और वो मेडिकल फील्ड में आए। ठीक है। अब क्या ही अच्छी बात होगी कि अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही इस मेडिकल करियर का एक्सपोजर ले लें, साथ साथ में वो एक ऐसा सर्टिफिकेट हासिल कर लें कि जिससे वो आगे चल के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकें। ठीक है। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए। ठीक है। MIHS में एडमिशन ओपन है। ठीक है। कौन बच्चा यहां पे एडमिशन ले सकता है? जिसने मैट्रिक कर लिया है, और मैट्रिक किस में किया है? मैट्रिक किया है बायोलॉजी में। ठीक है। और मिनिमम उसकी 45% एज हो। ठीक है। मिनिमम 45% एज हो। ठीक है। अब ये कोर्सेज क्या है? देखो बेटा, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि होगा आफ्टर मैट्रिक। ठीक है। और उसमें क्या होगा? अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक टेक्नीशियन एंड OT, जिसको हम नॉर्मली सर्जिकल रूम कहते हैं, OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब ये कोर्सेज क्या है जरा समझना। देखो बेटा, आपके पास जब आप फर्स्ट ईयर में आए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप पढ़ रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई,
लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर के एकेडमिक्स तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ में वो मेडिकल करियर का एक्सपोजर भी ले रहा है, तो वो आपसे 100 गुना ज्यादा बेहतर फील्ड में परफॉर्म करेगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता होगा कि मेडिकल करियर में क्या होता है, एमबीबीएस किस तरीके से होगा, और फिर उसको जब एक एनवायरनमेंट दिया जाता है मेडिकल, तो फिर उसका माइंड चलने लग जाता है उसी चीज में, और फिर वो कंफर्म एमबीबीएस बीडीएस का एग्जाम क्रैक करता है। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है, हम यहां मौजूद हैं आपके लिए। आपको ना सिर्फ ये कोर्सेज ऑफर करेंगे, ठीक है, प्लस आपकी एकेडमिक्स की जिम्मेदारी भी हमारी। ठीक है, जो बच्चा 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें ज्वाइन करता है उसका A1 ग्रेड बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और साथ साथ में आपके बोर्ड रिलेटेड मैटर्स सारे हम डील करेंगे, आपका कॉलेज, आपकी ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी पढ़ाई के लिए, ना सिर्फ आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस, बल्कि वो सर्टिफिकेट जो कि आपको आगे चल के लाखों की वर्थ देने वाला है वो, और साथ साथ में आपके 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एकेडमिक्स, एमडी कैट के एकेडमिक्स भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब ये MIHS के जो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो क्या है, जो कि आफ्टर मैट्रिक होंगे, बट अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, पीडियाट्रिक टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ये 1 ईयर का कोर्स है जो कि साइड बाय साइड आपके फर्स्ट ईयर के साथ चलेगा। फर्स्ट ईयर भी पढ़ रहे हो, ये कोर्स भी कर रहे हो। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा होता है आफ्टर इंटरमीडिएट। जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया, अब वो चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा गैप ईयर ले लूं, ठीक है, कि ठीक है मेरी थोड़ी परसेंटेज कम है, मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूं, तो वो गैप ईयर तो ले, लेकिन साथ साथ में वो ये कोर्स में भी इनरोल हो जाए ताकि उसका एक्सपोजर बरकरार रहे। ठीक है, तो ये 2 ईयर डिप्लोमा है। ये क्या, अच्छा 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर सेकंड ईयर भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा सिर्फ आफ्टर सेकंड ईयर हो सकता है। ठीक है, तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन, ठीक है, एनेस्थीसिया, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेक्नीशियन डिप्लोमास हमारे पास इसमें एडमिशन ओपन हो चुका है। ठीक है, इन तमाम चीजों का एंट्री टेस्ट होने वाला है 31 मई 12 से 2 बजे तक एट आवर हेड ऑफिस नाजमाबाद। ठीक है, और इंशाल्लाह 9 जून को व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, जिसमें बच्चों को व्हाइट कोट एंड ओटी स्क्रब दिए जाएंगे ताकि वो जाके हॉस्पिटल में एक्सपोजर स्टार्ट करें, और शाम में उनकी एकेडमिक क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, और साथ साथ में उनको करियर गाइडेंस दी जाएगी, साथ साथ में उनके बोर्ड रिलेटेड मैटर्स देखे जाएंगे, उनकी परसेंटेज बेहतर करी जाएगी, और इसके साथ साथ जहां जिस बच्चे को जो चीज चाहिए होगी, जो हेल्प चाहिए होगी, हमारी पूरी टीम हाजिर होगी। ठीक है, तो 9 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट कोट सेरेमनी होगी, व्हाइट कोट दिया जाएगा बच्चे को, उनको ओटी स्क्रब्स दिए जाएंगे, और उनको जो है वो मेडिकल फील्ड के लिए तैयार किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा दिया गया है। इस एंट्री टेस्ट की कोई फीस नहीं है, आप एंट्री टेस्ट आगे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मौजूद है, जाओ वो भी फिल कर दो। ठीक है, चलें भाई, अब ये तो हो गई 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर एग्जाम लाइव। बायोलॉजी, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर तुम आगे मेडिकल में जाना चाह रहे हो। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बायो ही मेन सब्जेक्ट है, सही है। तो अब हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मैं आपको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बताता हुआ जाऊंगा। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा डिटेल से चीजें यहां पे, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए पूरा साल था, और साथ साथ में मैंने आपको टारगेट पेपर्स भी दे दिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वर्कशॉप भी दे दी है न्यूमेरिकल्स की, कि जिसके अंदर तमाम वो न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जिस बच्चे ने अभी तक वर्कशॉप नहीं ली है वो आए और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कर ले, इंशाल्लाह उसको न्यूमेरिकल्स वर्कशॉप मिल जाएगी, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब हमने कहा कि भाई बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। सबसे पहले तो मैं यहां से आपको बताता चलूं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बनेंगे शॉर्ट में। ठीक है, अब आपको पता है कि बेटा ई शीट आ चुकी है, तो आप लंबी नहीं कर सकते, आपको टू द पॉइंट बात लिखनी है, लिमिटेड जगह में बात लिखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट गोल्डन सवाल जो यहां से है, जो कि 100% आना है, वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कंफर्म आएगा। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब वो ब्रांच बेटा कोई सी भी हो सकती है। बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर ये ब्रांचेस मौजूद हैं। साथ साथ में अगर आपने हमारे टारगेट नोट्स लेने हैं तो वर्कशॉप में रजिस्टर करवा दो, टारगेट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। उसके अंदर मोर प्रिसाइज करके हमने लिखा हुआ है किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास यहां से जो एक और इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी
विद अदर साइंसेस। ठीक है बेटा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहां से बनता है। अच्छा, अब वैसे तो करियर्स ऑफ बायोलॉजी भी बन सकता है, ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन एहतियातन करके जाना बता रहा हूं, आ जाता है पेपर में, पेपर में आ जाता है करियर्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, करियर्स इन बायोलॉजी, तो वो कर लेना। अच्छा, अब इसके बाद आयात का सवाल है बेटा, कुरानिक आयात। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होना चाहिए था, लेकिन अगर आप 10 ईयर्स उठा के देखें, आप बोर्ड का पैटर्न देखें, तो नहीं पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, हाँ, अलबत्ता यहां से जो एक और शॉर्ट बन सकता है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, ये यहां से होगा शॉर्ट। अब यहां से लॉन्ग वैसे तो बनता नहीं है, एहतियातन बता रहा हूं, एहतियातन। ठीक है, और जिस चीज पे मैं एहतियातन कह रहा हूं बेटा, एहतियातन कर लेना उसको लाजमी, छोड़ के मत जाना, कर लेना लाजमी जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, और एहतियातन जो लॉन्ग यहां से बन सकता है भाई, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल्स, ये सारी चीजें हैं जो कि बुक में पेज नंबर 8 पर मौजूद है। ठीक है, बुक में है पेज नंबर 8 पर मौजूद। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहां से एज सच कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से मजीद कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है, मे बी पॉसिबल वॉलबॉक्स की डायग्राम आ जाए, मे बी पॉसिबल, बहुत रेयर चांस है, ज्यादा चांस नहीं है। तो बहुत छोटी सी डायग्राम है, बच्चों वाली डायग्राम है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूं मैं। सही है, डायग्राम जो है वो कौन सी आ सकती है बेटा, वॉलबॉक्स की। सही है, ये डायग्राम यहां से बन सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और उसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास, वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से, छोड़ना नहीं, करके जाना, आ जाएगा पेपर में। ठीक है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या चीज बनेगी और कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट एक ही बनेगा यहां से, अगर तो आया, शॉर्ट एक ही बनेगा। ठीक है, और वो क्या है, देखो भाई, शॉर्ट जो यहां से बनेगा आपके पास, वो बनेगा डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। बस, इसके अलावा यहां से शॉर्ट बनता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहां से शॉर्ट बनता नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, ये यहां से शॉर्ट आएगा। सही है, अच्छा, अब लॉन्ग क्या बनेगा यहां से, वो भी समझ लो बात। ठीक है, लॉन्ग जो यहां से बनेगा भाई, वो बनेगा डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी इन डिटेल, जिसमें आपको 4-5 हेडिंग्स लिखनी होंगी। और 4-5 हेडिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम फैला दो सवाल को, नहीं भाई, 2 पेज हैं आपके पास लॉन्ग करने के लिए, सिर्फ 2 पेज है। ठीक है, तो कौन कौन सी हेडिंग बनेगी, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट। ठीक है, ये 5 हेडिंग्स लिखनी है आपने। ठीक है, और थ्योरी, अच्छा, अब इसके अंदर थ्योरी एंड लॉ का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। अगर तो तुम लॉन्ग याद कर ही रहे हो, तो थ्योरी एंड लॉ तो याद हो जाएगा ना तुम्हें, तो शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में लिख देना उसको। ठीक है, मसले वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो हमने कहा कि भाई डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। सही है, ये तो तुम लॉन्ग में याद करोगे थ्योरी एंड लॉ को। सही है, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट में कर लेना। तो भाई लॉन्ग क्या हो गया हमारे पास, यहां से लॉन्ग हो गया हमारे पास डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी इन डिटेल। सही है भाई, ये हो गया हमारे पास यहां से लॉन्ग। अब ये जो लॉन्ग है, इसके अंदर हेडिंग्स क्या क्या आ जाएंगी बेटा, इसके अंदर हेडिंग आ जाएगी ऑब्जर्वेशन। सही है, इसके अंदर हेडिंग आ जाएगी हाइपोथेसिस,
इसके अंदर हेडिंग आ जाएगी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। अब रीजनिंग जब तुम याद करोगे, सुन लो, अब जब तुम रीजनिंग याद करोगे तो तुम्हें पता है रीजनिंग की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। अब तुम्हें ये बात पता है कि भाई रीजनिंग की दो टाइप्स है, तुमने दोनों याद करी है। तो अगर शॉर्ट में इसका बन जाए डिफरेंस तो क्या मसला है? आपने लॉन्ग में याद करा हुआ तो है, उठा के शॉर्ट कर दो। अब नर्सरी क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि अगर मैं आपको यूं बना के ए ऐसे बना के दूं कि भाई इस पे हाथ फेर दो तो तुम उस पे हाथ फेरो, ऐसा तो है नहीं ना भाई। 9th क्लास के स्टूडेंट हो ना, मेच्योर हो ना, तो तुम्हें पता है कि किस तरीके से मुझे लॉन्ग याद करना है। अगर लॉन्ग से शॉर्ट आ गया तो मुझे उसके अंदर से कैसे शॉर्ट निकालना है, ऐसा ही है ना, ठीक है। इतना तो मेच्योर होता है 9th क्लास का बच्चा। इसके बाद आपने लिखा एक्सपेरिमेंट, सही है। इसमें आपने कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब देखो यहां पर भी ये मैं आपको बता देता हूं बात। एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको पता है दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब तुमने दोनों चीजें पढ़ी हैं, दोनों चीजें लॉन्ग के लिए तुमने याद करी हैं, तो अगर इसका डिफरेंस आ जाए तुम इसको डिफरेंस में लिख सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं बता रहा हूं वो चीज जो कि तुम याद कर लो और उसके बाद जो है वो आराम से इस चीज को निकाल लो, ठीक है। और लास्ट में रिजल्ट, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट। इस चैप्टर से यही होगा, ठीक है, इस चैप्टर से ये होगा, इसके अलावा यहां से और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी, ठीक है भाई। यहां से मैं आपको बता देता हूं क्या क्या शॉर्ट और लॉन्ग बनेंगे। बायोडायवर्सिटी अपने बच्चों को तो हम क्लास में पढ़ाते वक्त ही बता देते हैं कि बेटा ये चीज इस तरीके से आएगी, ठीक है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम ऑन द स्पॉट जब पढ़ा रहे हैं, साल स्टार्ट में जब पढ़ा रहे हैं उसी वक्त बता दिया कि बेटा ये चीज आएगी, याद कर लो। और रेगुलर टेस्टिंग होती है हमारे पास, रेगुलर मतलब हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। हमारे बच्चे इतने मुतमईन है इस वक्त कि रेगुलर टेस्ट दे चुके हैं, सब चीजें याद करी हुई है। एक स्टूडेंट तो कह रही है कि सर आप मुझे जो है वो कोई वेब सीरीज बता दें देखने के लिए। मैंने कहा भाई क्यों भाई, पेपर होने वाले। कह रही सर 4 बार रिवीजन हो गया मेरा। तो मतलब ऐसे भी स्टूडेंट हैं क्योंकि उनके इतने एक्सटेंसिव टेस्ट ले लिए पूरे सालों में हमने कि वो यूज्ड टू हो गए इस चीज के कि भाई ठीक है, याद है, सारी चीजें सब याद करा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ बायोडायवर्सिटी। अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो बेटा बायोडायवर्सिटी में जो शॉर्ट बन सकते हैं आपके पास, पहली बात तो ये समझ लेना कि ये नॉर्मली लोग इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता रहा हूं अभी से, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहां से जो आपके पास शॉर्ट बन सकता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी बन जाएगा, ठीक है। चांसेस कम है तो तभी मैं लिख भी नहीं रहा यहाँ पे, चांसेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बन सकता है जो कि पेज नंबर 32 पर मौजूद है, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन बन सकता है जो कि मौजूद है पेज नंबर 32 के ऊपर बुक में, ठीक है। अब आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास मॉर्फोलॉजी आ जाता है, आपके पास होमोलोगस ऑर्गन्स आ जाता है, एनालोगस ऑर्गन्स आ जाता है, ठीक है, और ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब काम की बात, जब तुम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन याद करोगे मेरे भाई, तो तुम जाहिर सी बात है कि होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स भी याद करोगे, ठीक है ना। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स भी आप याद करेंगे। जब आप याद करेंगे तो मिसाल के तौर पे कि अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस कर लेना, क्या मसले वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। अगर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस कर लेना इसका, सही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या चीज पूछी जा सकती है यहां से, इस चैप्टर से? बेटा इस चैप्टर से आपके पास पूछा जा सकता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ एच वर्टिकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट एच वर्टिकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। यहां पे आपसे पूछा जा सकता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट वेटिकर, ठीक है भाई। और ये मौजूद है बुक में पेज नंबर 36 पर, ठीक है। बुक में पेज नंबर 36, अब ये मेरे पीछे आ रहा होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। बुक में पेज नंबर 36 पर ये मौजूद है, ठीक है भाई। ये लाजमी याद करके जानी, लाजमी। इसमें क्या क्या हेडिंग्स आएंगी? इसके अंदर 5 हेडिंग्स हैं, एक एक लाइन है उसमें, एक एक लाइन लिखनी है भाई, लंबी नहीं करना, शॉर्ट है अगर, ठीक है। कौन कौन सी? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा,
किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बस क्या है, कैसे कर रहा है? अब जैसे मिसाल के तौर पे मोनेरा है। अब आपको पता है तमाम यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोट्स मोनेरा में। आपको पता है प्रोटिस्टा में कौन है? तमाम मल्टी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो किसमें? प्रोटिस्टा में। फंजाई क्या है? मीना, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। मीना डेफिनेशन है फंजाई की, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ आपने एक एक लाइन लिखनी है इसके अंदर लंबी नहीं करनी है, ठीक है। शॉर्ट है, शॉर्ट के लिए आधा पेज है आपके पास, लंबी नहीं करिएगा उसके अंदर, सही है मेरे भाई। चलो भाई अब आगे चलते हैं। और काम की बात, एक शॉर्ट जो कि आज तक खैर बना तो नहीं है, लेकिन जो कि मैं बोर्ड के हालात देख रहा हूं, जो बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सारी चीजें, एक शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं जो कि वैसे तो नहीं आता लेकिन मे भी पॉसिबल बन जाए, तो उसके पीछे मैं बना रहा हूं स्टार। वाई वायरस इज नॉट प्लेस्ड इन एनी ऑफ वन किंगडम, यानी कि एक भी किंगडम में वायरस को प्लेस क्यों नहीं करा गया, ठीक है। वाई viruses are not present in any of 5 kingdoms। पांचों किंगडम्स में से किसी एक में भी वायरस को प्लेस क्यों नहीं किया गया? ये चीज मौजूद है बुक में पेज नंबर 40 के ऊपर, ठीक है। बुक में पेज नंबर 40 के ऊपर जो है वो एक क्लासिफिकेशन चार्ट बना हुआ है पूरा, उसके नीचे ही लिखा हुआ है वायरस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और उसके अंदर बताई हुई चीज, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चीज बन सकती है? यहां से जो सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं गोल्डन सवाल इसके पीछे, ठीक है। इसके पीछे क्या लिख रहा हूं मैं? गोल्डन सवाल। आ गया भाई गोल्डन सवाल। गोल्डन सवाल क्या है? गोल्डन सवाल है, आपको 3-4 स्पीशीज के नाम दिए जाएंगे, कैट, फ्रॉग, मस्टर्ड, अनियन, और कहा जाएगा इसका बायोलॉजिकल नेम बता दो, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ स्पीशीज, ये आएगा, हमें बता रहा हूं, ये सवाल आ जाएगा पेपर में, ठीक है। अब कौन कौन से पेज नंबर 41 पे लिखे हुए हैं, बस 41 वाले याद कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। एक एक वर्ड लिखना है सवाल में, एक एक वर्ड पेज नंबर 41 पर है, ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे शॉर्ट आ सकता है, उसके प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब एक एक चैप्टर से बस मैं ज्यादा नहीं 3-3 4-4 शॉर्ट बता रहा हूं बस, ठीक है। ये कर लोगे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, 2 चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे भी मैं लिख देता हूं गोल्डन सवाल, क्योंकि ये बार बार पूछी जा चुकी हैं और इस साल भी पूरे चांसेस हैं इनके आने के। और वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर नोट, सही है। ये लाजमी कर लेना मेरे भाई, ये आ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब आप अगर देखें तो शॉर्ट कितने बताएं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, अब आपकी नजर में 6 शॉर्ट हैं ये, लेकिन ये 6 शॉर्ट एक एक लाइन के भाई, इसमें सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कि जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल याद करने पड़ेंगे, बाकी ये नाम है, नाम याद करना है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट क्यों खत्म हो रहे हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या क्या है ये लिखना है। 2-2 लाइन के जवाब हैं इसके, ठीक है। वायरस क्यों किंगडम में प्लेस नहीं होता, 2 लाइन का जवाब है, ठीक है। रॉबर्ट वेटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, 5 हेडिंग है सिर्फ, और एक एक लाइन लिखनी है उसके अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन की एक एक लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। ये होगा शॉर्ट, यहां से लॉन्ग नहीं बनता, ठीक है। लॉन्ग ऐसा यहां से नहीं बनता, मे बी पॉसिबल, क्योंकि पैटर्न चेंज कर रहा है बोर्ड, तो ये 5 किंगडम वाला लॉन्ग में आ जाए, मे बी पॉसिबल कि ये लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में भी आएगा तो लंबी नहीं करनी है इसके अंदर, लंबी नहीं करनी है, ठीक है। टू द पॉइंट बात लिखनी है। अब आ जाओ भाई अपने मेन चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सेल एंड टिश्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ रीजन है, क्योंकि हर साल यहां से लॉन्ग और शॉर्ट बनते ही बनते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, सेल एंड टिश्यूज, ठीक है भाई। यहां से लॉन्ग और शॉर्ट बनते ही बनते हैं, तुम कुछ भी कर लो, यहां से लॉन्ग और शॉर्ट बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ, सुनो गौर से बात। शॉर्ट में क्या आएगा? शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है। मे बी पॉसिबल, डायग्राम भी मैं तुम्हें यहां से बता दूंगा कौन सी आएगी, ठीक है। अब देखो भाई,
अगर हम बात करें शॉर्ट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो शॉर्ट नोड आ गया यहां पर, ठीक है। शॉर्ट नोड किस किस पर आ सकता है? शॉर्ट नोड 3-4 ऑर्गेनिल जो उन्हीं पर आता है हमेशा से, ठीक है। पहला आ गया आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पर आ गया। दूसरा आपके पास आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और दोबारा से कोई 10वीं दफा कह रहा हूं, लंबी नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट नोट के अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी स्पेस कम होगी शीट में बेटा, आधी लाइन आधे पेज की जगह होगी तुम्हारे पास, ठीक है। साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद आपके पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद आपके पास जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनील है वो होगा या तो राइबोसोम या फिर गोल्गी बॉडीज, दोनों में से कोई एक होना ही होना है, ठीक है भाई। गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम में से कोई एक होगा, ठीक है भाई, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम। कुछ जगहों से आवाज आ रही है कि शायद क्लोरोप्लास्ट बन जाए, वैसे बना तो नहीं आज तक, लेकिन शायद बन जाए, तो छोड़ना नहीं, ये 5 चीजें कर लो शॉर्ट नोट में, ठीक है। अब आ जाओ एक और चीज जो कि डिफरेंस। डिफरेंस यहां पर 2 या 3 ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। क्या क्या बन सकते हैं? एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो ये डिफरेंस जो चलता हुआ आ रहा है 1999 से, बहुत सदियों से, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस, साथ साथ में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, ये होगा शॉर्ट यहां से। इसके अलावा यहां से और कोई शॉर्ट नहीं बनेगा, ठीक है, और कोई शॉर्ट नहीं बनेगा। अब लॉन्ग समझ लो यहां से क्या आएगा, ठीक है भाई। लॉन्ग यहां से 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं लॉन्ग यहां से, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग नहीं बनेंगे यहां से। सुनो भाई, लॉन्ग यहां से क्या बनेंगे, जरा समझना बात को। सबसे पहला लॉन्ग यहां से बनेगा एनिमल और प्लांट टिश्यूज, ठीक है। अब ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सुनो गौर से बात, अब एनिमल टिश्यूज की बात कर लो। अब एनिमल टिश्यूज में तुम्हें पता है कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सा टिश्यूज शामिल है। हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू शामिल है, ठीक है भाई, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू शामिल है। हमारे पास जो है वो मसल टिश्यू शामिल है, ठीक है। हमारे पास जो है वो नर्वस टिश्यू शामिल है, सही है। हमारे पास जो है वो क्या चीज शामिल है, और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू शामिल है, ठीक है। अब ये जो सारे टिश्यूज हैं जो तुम लॉन्ग के लिए याद करोगे, मिसाल के तौर पे अगर इनमें से कोई शॉर्ट में आ गया तो भाई लॉन्ग के लिए याद किया बताना तुमने, उठा के वो एक हेडिंग शॉर्ट में लिख दो। अगेन वही बात, 9th क्लास का स्टूडेंट हो, मैच्योर हो, पता है कहां कब कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई शॉर्ट में आ जाए तो उठा के शॉर्ट में लिख दो, लॉन्ग तो याद करा ही है तुमने। अब प्लांट टिश्यूज की अगर बात करें हम, तो बेटा प्लांट टिश्यूज में आपको पता है कि एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। अब अगर इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो शॉर्ट में कर देना, इतना कोई मसले वाली बात थोड़ी है। और जो दूसरा लॉन्ग यहां से इंपॉर्टेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, विद डायग्राम याद रखना, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अच्छा, अब डायग्राम कौन सी बनानी है ये मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने अपने ऑनलाइन बैच में चैप्टर 4 जहां पढ़ाया है मैंने। आप जाके आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर, ठीक है। मैं आप ये व्हाट्सएप नंबर है ना बेटा, इस पे रब्ता करना मुझसे, ठीक है, व्हाट्सएप करना मुझे, मैं तुम्हें लेक्चर भेज दूंगा 9th क्लास वाला, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम बनाई है, वो डायग्राम बनाओगे 100% मार्क्स आएंगे। बुक वाली बनाने की तरफ जाओगे, एक तो इतनी मुश्किल डायग्राम है वो, साथ साथ जगह बहुत घेरेगी, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहां से यही आएगा भाई। इसके अलावा इस चैप्टर से और कुछ इंपॉर्टेंट देखें, सिर्फ 2 शॉर्ट बताएं और 2 लॉन्ग बताएं यहां से, ठीक है। अब आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। चैप्टर सेल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, फिर से आ गया। 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग यहां से मैं आपको बताऊंगा जो कि बनेगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है बेटा? सेल साइकिल, ठीक है।
जिस बच्चे ने अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स की न्यूमेरिकल वर्कशॉप नहीं ली है, खुदारा वो ले ले, मैं बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, एक भी न्यूमेरिकल उससे बाहर नहीं होगा। वो ले ले, साथ साथ में टारगेट नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ में टारगेट पेपर्स भी मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, और यूट्यूब लाइव तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो सेल साइकिल में अगर हम आ जाएं तो भाई शॉर्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, समझ लो बात को। दो चीजें आ सकती हैं। एक, पहली चीज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का डिफरेंस, ठीक है। अब ये बुक में कहां लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का डिफरेंस सेल डेथ के टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये है पेज नंबर 98। सही है भाई, ये आ गए हम कहां पे, पेज नंबर 98 के ऊपर, ठीक है। ये याद करना है आपने लाजमी, सही है। दो दो लाइन की डेफिनेशन है, दो लाइन की डेफिनेशन है। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, याद रखना, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, सही है। और डिफरेंस, दोनों चीजें आ सकती हैं, सही है। एक एक लाइन का फर्क, एक एक लाइन का, पेज नंबर 98 पे जाके देखो, एक एक लाइन की डेफिनेशन है बेटा, सही है। अच्छा, इसके अलावा यहां से सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पूछा जा सकता है शॉर्ट में, ठीक है बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पूछा जा सकता है किसमें, शॉर्ट में, सही है। और यहां से मियोटिक एरर, या तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आएगा या मियोटिक एरर, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है भाई। शॉर्ट नोट आएगा, 4 लाइनों का शॉर्ट नोट लिखना, बस ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, लंबी नहीं करना उसके अंदर, ठीक है। ये शॉर्ट बन गया यहां से। अब यहां से लॉन्ग क्या बनेगा, सबको पता है, माइटोसिस विद डायग्राम, ठीक है। माइटोसिस विद डायग्राम यहां से लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो कि पेज नंबर 94 पर लिखी है, मैं बता देता हूं, ये भी गोल्डन सवाल हो सकता है, ये भी गोल्डन सवाल हो सकता है। और वो क्या है बेटा, वो है क्रोमोसोम्स एंड इट्स टाइप्स, क्रोमोसोम्स एंड इट्स टाइप्स। अच्छा, अगेन वही बात, अगर तुम पेज नंबर 94 पर जाओ और देखो इस सवाल को, तो इस सवाल में थ्योरी कम है, डायग्राम ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम पेज नंबर 94 पर जाओ तो अब मिसाल के तौर पे पेज नंबर 93 के ऊपर लिखा है क्रोमोसोम की डेफिनेशन, और फिर लिखी हुई टाइप्स, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स, एक लाइन है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विद अनइक्वल आर्म्स, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक रॉड लाइक क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर आर्म वेरी लॉन्ग। एक एक लाइन है, एक एक लाइन, कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है, और एक एक लाइन की चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन याद रखना इसके साथ डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर मेटासेंट्रिक की बात कर लो तो तुम्हें पता है कि भाई सेंट्रोमेयर दरमियान में होगा, दो आर्म बराबर होंगे, बिल्कुल, ये हो गया मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक एक आर्म थोड़ा छोटा होगा, एक आर्म थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक एक आर्म बहुत ही छोटा होगा, एक आर्म बहुत ही बड़ा होगा, क्रोमेटिड है ये सारे, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक दोनों आर्म एक ही तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात, ये डायग्राम बनानी होगी आपको वहां पर, ठीक है। अभी तो खैर मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। अच्छा, अब हमारे पास साथ साथ में लॉन्ग बता देता हूं मैं आपको कौन से आ सकते हैं यहां से, ठीक है। लॉन्ग बेटा यहां से जो बन सकते हैं वो क्या है, नंबर 1 यहां से बनेगा लॉन्ग माइटोसिस, सबसे ज्यादा चांस इसके, सबसे ज्यादा चांस माइटोसिस विद सब स्टेजेस। मे भी पॉसिबल डायग्राम ना आए क्योंकि जगह कम है ना भाई, लेकिन हो सकता है आ जाए, हो सकता है सिर्फ डायग्राम आ जाए, ठीक है। विद और विदाउट डायग्राम, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास यहां से पहला लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद जो दो लॉन्ग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक है इंटरफेस, इंटरफेस जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, G1 फेज, ठीक है, G2 फेज, बीच में S फेज होता है, और फिर G2 फेज होता है, ठीक है। और ये मौजूद है पेज नंबर 95 पर, ठीक है, ये मौजूद है पेज नंबर 95। या तो ये आएगा, और अगर मिसाल के तौर पे G1 आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो भाई शॉर्ट में लिख देना यार, लॉन्ग में तुमने याद करा है, 2 लाइन की डेफिनेशन है उसकी, शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो शॉर्ट में कर देना इसको, ठीक है। या फिर मियोसिस का प्रोफेज 1, सिर्फ प्रोफेज 1 और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सिर्फ प्रोफेज 1 पूछा जाएगा, ओनली
प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस हैं किसकी, मियोसिस की, जो कि प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस हैं। बस ये पूछी जाएंगी, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, और इसके डायग्राम नहीं आती, ठीक है भाई। तो यहां से सिर्फ यही बनेगा, इसके अलावा और इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एंजाइम की तरफ। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, और कंफर्म यहां से दोनों चीजें बनेंगी, शॉर्ट भी बनेगा और लॉन्ग भी यहां से बनेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा आ गया हमारे पास, एंजाइम, ठीक है बेटा। अब एंजाइम्स में मैं आपको सबसे पहले तो शॉर्ट बताता हुआ चलूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके पास, लाजमी याद कर लेना, कम से कम 4 पॉइंट तो लाजमी याद होने ही चाहिए हैं, आप 4 तो लाजमी याद होने चाहिए हैं। तो पहला शॉर्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है भाई। 4 पॉइंट लाजमी यहां से याद होने चाहिए, अच्छे वाले 4 पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 109 पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से वाले पॉइंट याद करने जिस पे आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। पेज नंबर 109, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप एक काम ये करें कि आप पॉइंट नंबर 2 याद करें, ठीक है। इसके बाद आप 3, 4, 5, 6 पॉइंट नंबर 6 याद करें लाजमी, ठीक है। साथ साथ में आप पॉइंट नंबर 7 याद करें एंड पॉइंट नंबर 8 याद करें, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लाजमी याद करने, अगर ये करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कोई और से करना चाहोगे और से कर लो, लेकिन 4 तो लाजमी 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 याद होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। ये सवाल बहुत सी दफा आ चुका है पेपर में, बता रहा हूं फिर से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज पेज नंबर 109 पर ही सबसे नीचे लिखी हुई है एंजाइम इनहिबिटर की डेफिनेशन, ठीक है, वो याद करनी है। छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन, एक लाइन की, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर्स की डेफिनेशन याद करनी है और यूजेस, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ एंजाइम, ये लाजमी लाजमी याद करना है, ठीक है। यूजेस ऑफ एंजाइम इतना सा सवाल है पेज नंबर 105 पे, ठीक है। ये है पेज नंबर 105 पर, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ। यहां से लॉन्ग क्या बन सकते हैं भाई, शॉर्ट यही है यहां से, ठीक है, ऐसा और कोई शॉर्ट नहीं है। तो ये लॉन्ग पर आ जाते हैं। ये कुछ नहीं चीज बताइए तो मैं सिर्फ इतने शॉर्ट बताएं सिर्फ इस चैप्टर में से, ठीक है। अब आ जाओ, अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले तो कीलॉग एंड इंड्यूस फिट मॉडल दोनों पूछे जा सकते हैं डायग्राम, कीलॉग एंड इंड्यूस फिट मॉडल। अगर तो लॉन्ग में आया तो दोनों आएंगे, और अगर इनमें से शॉर्ट बना दिया तो भाई याद तो करा वही ना तुमने, दोनों में से कोई एक शॉर्ट में आ जाएगा तो शॉर्ट में लिख देना उसको, कोई मसले वाली बात थोड़ी है इसके अंदर। दूसरी चीज जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रेट अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर 3 चीजें हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन, सही है, इसके अंदर है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन किस किस चीज की बेटा, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम दोनों की है, ठीक है। साथ साथ में यहां पर आ गया पीएच प्लस टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको 3 याद करने हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर तुम लॉन्ग याद कर रहे हो इसका तो भाई अगर कोई एक निकल के शॉर्ट में आ गया तो क्या मसला है, शॉर्ट में लिख दो उसको, और इसके ग्राफ के साथ। अगर तुम चाहते हो ना एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखे और इंप्रेस हो जाए कि भाई ये बेहतरीन बच्चा है, तो पता क्या करना है, इसके ग्राफ याद करने साथ, यानी कि ग्राफ की प्रैक्टिस साथ साथ कर लेना, ठीक है। बच्चों वाले ग्राफ है, मतलब यूं करके लाइन बनानी है, सिर्फ एक लाइन स्केल उठाना, एक लाइन यूं बनाना, एक लाइन यूं बनाना, ऐसे करके लाइन बना देना, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। लेकिन उससे इंप्रेशन जो जाएगा वो जाएगा बेहतरीन कि भाई बेस्ट स्टूडेंट है ये, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यहां से यही है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स से लॉन्ग आएगा, बायो एनर्जेटिक्स से लॉन्ग आएगा, अभी से बता रहा हूं, ठीक है भाई।
और यकीन रखना इस बात पे, जो बता रहा हूं ये करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछ ली जाएंगी, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स, चलो भाई आ जाओ। बायो एनर्जेटिक्स से शॉर्ट क्या क्या बनेगा समझ लो बात को। बायो एनर्जेटिक्स से जो शॉर्ट में आ सकती है जो चीजें, वो नंबर 1 तो बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा पेपर में, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो हमने कहा डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन लिखी है पेज नंबर 120 पर, ठीक है, बुक में पेज नंबर 120 पर, ठीक है। एंड रोल ऑफ एटीपी जो है वो लिखा हुआ है पेज नंबर 121 पर, ठीक है। एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से है, ठीक है। पेज नंबर 121, 4 लाइन की डेफिनेशन है, पेज नंबर 121 पे एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नाम से मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद शॉर्ट में आपके पास तो लाइट और डार्क रिएक्शन तो लॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट में आपके पास हाँ एक चीज पूछी जा सकती है शॉर्ट में, वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है भाई, यह डिफरेंशिएशन आ सकती है। और शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डिफाइन रेस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स। अब वो जो उसके टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। जब तुम याद करोगे ही तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन तो याद करोगे, तो सवाल चेंज होकर भी आ सकता है, लेकिन होगा यही, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। और ये है पेज नंबर 129 पर, ठीक है, पेज नंबर 129 पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, यहां से और शॉर्ट में क्या आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल आ सकता है, ठीक है। हाँ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गोल्डन सवाल समझ लो, इसको समझ लो, गोल्डन सवाल, ठीक है। अब जिस सवाल को मैं गोल्डन सवाल कह रहा हूं तो भाई कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा ना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, ठीक है भाई, ये यहां से शॉर्ट बन सकता है। अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ। अब लॉन्ग क्या बनेगा, यहां से लॉन्ग दो ही बनेंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, लाजमी आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक लॉन्ग आना है। नंबर 1, पहला लॉन्ग, डिफाइन या डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड लाइट और डार्क रिएक्शन, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। पहले फोटोसिंथेसिस, उसकी इक्वेशन, और उसके बाद या तो लाइट रिएक्शन बता दो या तो डार्क रिएक्शन बता दो, दोनों में से कोई एक। दूसरी चीज, दूसरा लॉन्ग जो यहां से बन सकता है वो क्या है, डिफाइन रेस्पायरेशन एंड गिव डिटेल्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल पूछी जा सकती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, 3 हेडिंग है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विदाउट एनी डायग्राम, डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस यहाँ पर, ये 3 जो है वो इसके पार्ट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन, एक एक पैराग्राफ की डेफिनेशन है, इससे ज्यादा नहीं, यहाँ से और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब आ जाओ आगे, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। कंफर्म पूरी दुनिया को पता है यहाँ से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग में आएगा, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या है यहाँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 8
ठीक है, न्यूट्रिशन। अच्छा, अब देखो भाई मामला सारा ये है यहां पर कि पिछले कई सालों से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग में आ रहा है, विद डायग्राम आ रहा है। लेकिन अगर आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल से पढ़ा है, आपको किसी तमीज से पढ़ाने वाले ने पढ़ाया है, तो आपको पता है कि 6, 7, 8 पेजेस से कम का सवाल नहीं है। मतलब 6 पेजेस तो कहीं नहीं गए इसके। इस साल तो ई शीट है, अब पेज ही 2 है जिसपे काम करना है, तो पूरा तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, लॉन्ग की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है उसमें से कोई एक पार्ट निकाल लिया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम याद पूरा करना है। अब वो चाहे तो स्टमक के बारे में पूछ ले, इंटेस्टाइन के बारे में पूछ ले, बकल कैविटी के बारे में पूछ ले, तीनों में से किसी एक के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन याद पूरा करके जाओगे और मे बी पॉसिबल डायग्राम बनाने को देते, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो चलो लॉन्ग पर तो आते हैं, पहले शॉर्ट बता देता हूं यहां से कि भाई शॉर्ट यहां पर क्या बनेंगे। आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं शॉर्ट क्या बनेंगे। सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लो किसका, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, पहला शॉर्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका पहला डिफरेंस। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर और क्या चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, मे बी पॉसिबल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे शॉर्ट नोट आ जाए, अलग से आ जाए। अब तुमने डिफरेंस में याद करा है इन दोनों को, तो अलग से पूछ लें। अब ऑटोट्रॉफिक में अगर अलग से पूछा जाए कि भाई डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, तो ऑटोट्रॉफिक में एक चीज ऐड हो जाएगी, वो है फोटोसिंथेटिक। ठीक है भाई, ऐड हो जाएगा फोटोसिंथेटिक, जो कि है पेज नंबर 140 पे। ठीक है, इसका है पेज नंबर 140। और हेटेरोट्रॉफिक में अगर अलग से पूछा जाएगा कि मिसाल के अलग से डिफरेंस नहीं आया, अलग से शॉर्ट आ गया हेटेरोट्रॉफिक का, तो यहां पर आपको 3 चीजें बतानी होंगी। कौन कौन सी? यहां पर आपको बताना होगा, नंबर 1 सेप्रोफाइटिक, ठीक है, नंबर 2 सिम्बियोटिक, एंड नंबर 3 पैरासाइटिक। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन की। ठीक है, लंबी नहीं करनी है, बार बार पूरी लाइफ में कह रहा हूं, लंबी करोगे मार्क्स कटेंगे, लंबी करोगे मार्क्स कटेंगे। ये मौजूद है पेज नंबर 140 एंड 141 पे। ठीक है, पेज नंबर 140 प्लस 141 पे। ठीक है भाई, ये मौजूद है यहाँ पर। तो लंबी नहीं करनी है, लंबी नहीं करनी है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। और क्या चीज पूछी जा सकती है? रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, दो लाइन लिखनी है, दो लाइनें लिखनी है, दो लाइनें। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन का अगर तुम पैराग्राफ देखो, ये मौजूद है पेज नंबर 144 पे। ठीक है, मौजूद है कहां पर? पेज नंबर 144 पे। ठीक है, दो लाइन। अब जैसे नाइट्रोजन क्या करता है कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन, बॉडी का प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन का काम है। अब सिर्फ ये तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, बच्चों वाली चीज है ना भाई, बच्चों वाली चीज है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास क्या चीज आ सकती है? यूटोरिफिकेशन की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, पेज नंबर 145 पे यूटोरिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, वो याद कर लेना, लिख नहीं रहा यहां पे, लेकिन कर लेना। ठीक है, अच्छा अब सुनो एक चीज, 4 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है, क्लासेस कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन। इनको अलग अलग याद कर लो, इनको अलग अलग याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अगर तुम देखो कार्बोहाइड्रेट पेज नंबर 146 पर है। ठीक है, यह है पेज नंबर 146 पर। ठीक है, प्रोटीन है पेज नंबर 147 पे। एक एक पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ है सिर्फ। ठीक है, फैट्स लिखा हुआ है पेज नंबर 147 पर ही लिखा हुआ है, 3 लाइनें लिखी हुई है फैट्स के बारे में। ये कोई मैं तुम्हें लंबी चीज नहीं बता रहा हूं, 3 लाइनें, ये 3 लाइनें। ठीक है, और विटामिन के अंदर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है कि कौन सी फैट सॉल्युबल है, ठीक है, और कौन सी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है,
या फैट इनसॉल्युबल कह लो, ठीक है। इसको भी याद करने का आसान सा तरीका ये, फैट सॉल्युबल है ADEK, ठीक है, ADEK फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल कौन से है? BC वाटर सॉल्युबल है। तो ये अलग अलग याद करनी है आपको, ठीक है, सही है। इसके अलावा यहां से और तो एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 155 पर कवाशकर सिंड्रोम एंड मेरास्मस लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस आ सकता है, लिख लो अपने पास लिख लो, ठीक है। पेज नंबर, आपको पता है बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है ये बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। पेज नंबर 155 पर, ठीक है, पेज नंबर 155 पर लिखा हुआ है क्या? कवाशकर एंड मेरास्मस, इन दोनों, अच्छा ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, तो ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आया नहीं है ये सवाल, एहतियातन बता रहा हूं, कर लेना, फायदे में रहोगे। एक एक लाइन की डेफिनेशन है बेटा, एक एक लाइन है। उर्दू में भी याद कर लो ना जहन में, अच्छा कवाशकर में ये, मेरास्मस में ये, पेपर में जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना भाई, ठीक है। बाकी यहां से एज सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग में मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टूट कर आएगा, एक साथ नहीं आएगा पूरा, इतनी जगह ही नहीं है कि एक साथ लिखा जाए उसको पूरा, तो टूट कर आएगा, ठीक है। लॉन्ग में आपके पास आ गया क्या? लॉन्ग में आ गया आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात, या तो पार्ट्स में आएगा, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन से? या तो बगल कैविटी पूछेंगे, या तो स्टमक पूछेंगे, या तो इंटेस्टाइन पूछेंगे, या फिर डायग्राम आ जाएगी सिंपल, या फिर सिंपल डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। और डायग्राम अगर चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन से डायग्राम, मतलब एक डायग्राम मैंने अपने लेक्चर में बताइए कि जिस पे 100% मार्क्स मिलेंगे, वो डायग्राम बनानी है आपने, बुक वाली नहीं बनानी है। जो मैं बता रहा हूँ उस वो वाली डायग्राम बनानी है, उस पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, उस पर एक नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा, सही है। और बाकी इसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यहाँ से 3 ही है, और वो कौन कौन से हैं? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ठीक है। साथ साथ हो सकता है चिपक के आ जाए इसके साथ सवाल में, फिर डिफाइन स्टमक एंड व्हाट इज अल्सर, ऐसे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और अगर मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को शॉर्ट में पूछ लिया गया तो लॉन्ग के लिए याद तो कर ही रहे हो, शॉर्ट में लिख देना जाके, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है। सबसे बड़ा है न्यूट्रिशन, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो भाई शॉर्ट में क्या क्या आएगा देखते हैं। शॉर्ट में आपके पास यहां से जो चीज आ सकती है वो है पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस, ठीक है। लिखा हुआ है पेज नंबर 176, ठीक है भाई। तो यहां पर हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। ये लाजमी करके जाना है, लाजमी 3 पॉइंट तो लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास और क्या चीज यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा? शॉर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो शॉर्ट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस पे नोट आ जाएगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। और ये मौजूद है किस पर? पेज नंबर 180 पर, ठीक है। पेज नंबर 180 पर मौजूद है, ठीक है भाई। अच्छा, पेज नंबर 181 पर एक इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास पेज नंबर 181 पे, ठीक है, पेज नंबर 181। ये कर लेना, बस बता रहा हूँ, कर लेना, इसको लाजमी कर लेना, ठीक है। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है यार, फकत 4 पॉइंट है, बच्चों वाली चीज़ है यार, बच्चों वाली चीज़ है, कर लेना इसको मेरे भाई, कर लेना लाजमी, ठीक है। इसके साथ साथ जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, पहले बता रहा हूँ, बुक का सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, साथ साथ में ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस, ठीक है। ओपन एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है भाई। ये लाजमी करके जाना, लाजमी, ठीक है। ब्लड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ब्लड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, सही है। शॉर्ट नोट ऑन ब्लड एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। इतना सा आधा पैराग्राफ है, आधा पैराग्राफ है। क्योंकि आधा पैराग्राफ है इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही आधे पैराग्राफ लिखने की है, ठीक है। इसके अलावा जगह ही नहीं है तुम्हारे पास शॉर्ट करने की, ठीक है। इसके अलावा यहां से हार्ट बीट हार्ट रेट देख लेना, पेज नंबर 194 पे हार्ट बीट हार्ट रेट देख लेना, बता रहा हूं देख लेना, ठीक है। भले उर्दू में कॉन्सेप्ट याद करके इंग्लिश में अपने पास लिख दो, लेकिन इंग्लिश ऐसी मत लिखना कि चेक करने वाला समझे कि कोई नई इंग्लिश ईजाद हो गई है, पता नहीं कौन सी इंग्लिश ईजाद हो गई है, ठीक है। आराम, मतलब सही से। हाँ, एक डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ इसके पीछे तो गोल्डन सवाल लिखूंगा, इसके पीछे तो गोल्डन सवाल लिखूंगा, और वो कौन सा है? वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का डिफरेंस, ठीक है भाई। अब आ जाओ लॉन्ग पे। यहां से लॉन्ग क्या बन सकता है? दो लॉन्ग बनेंगे, दो लॉन्ग बनेंगे यहां से, ठीक है। अब देखो, पहला लॉन्ग जो यहां से बनेगा वो बनेगा ट्रांसपायरेशन, ठीक है। डिफाइन ट्रांसपायरेशन इन डिटेल विद सिग्निफिकेंस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इन डिटेल विद सिग्निफिकेंस, सही है। एक तो ये बन जाएगा यहां से। दूसरा लॉन्ग जो यहां से बनेगा वो बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। डायग्राम ह्यूमन हार्ट की, और अगर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम चाहिए तुम्हें तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो, किस नंबर पे? 0308 077 333 पे। मैं तुम्हें हार्ट का डायग्राम भेजूंगा, वही बनाना, वही आएगी पेपर में, ठीक है। उसी को बनाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? बाकी बेटा सीवीडीज देख लेना, वैसे तो कभी पूछे नहीं गए। एथेरोस्क्लेरोसिस आया था, पिछले साल आया था, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा, यहां पे ऐड कर देता हूं शॉर्ट में, ठीक है, यहां पे ऐड कर रहा हूं। सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहां पे लिखा हुआ है? पेज नंबर है 198, ठीक है भाई, पेज नंबर 198 पर लिखा हुआ है। और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, साथ साथ में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एमआईए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। बस यहां पर इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। यहीं से बनेंगी चीजें और इसी तरीके से आपको करनी होंगी, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब काम की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पेपर में दोबारा वही बात आ जाएगी, दोबारा वही बात आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पे है, मैं आपको बता दूं, जो कि गोल्डन सवाल हो सकता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का डिफरेंस, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, सिर्फ ये एक ही चैप्टर है कि जिसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है।
बाकी तो सारे चैप्टर्स में 2-2 लाइन की चीजें बताई हैं आपको मैंने, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई आपको ये बात अंदाजा है, आपको पता है कि बोर्ड ने बहुत सारी चेंजेस करी हैं, इस वजह से आप टू द पॉइंट अच्छी राइटिंग में काम करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। फजूल चीजों से भरोगे कॉपी, काटे जीरो अंडा। समझ में आ रही है बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हो तो बोर्ड कह रहा है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट क्या? न्यूमेरिकल है, जो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में लगाना है। मैं बता रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की भरमार होगी पेपर के अंदर। जिसने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने हो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर ले, ताकि उसको हम न्यूमेरिकल्स बता दें कौन से आने वाले हैं, वर्कशॉप के अंदर दिए हुए हमने, ठीक है। और वो है कैसे लोगे वर्कशॉप, इस नंबर पर आओ, व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें वर्कशॉप की डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। बाकी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रेडी रहना। 10 मई कोई कोर्स डिफाइंड नहीं है, 60 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 60 एमसीक्यूज होंगे, 15 इंग्लिश के, 15 मैथ्स के, 15 जनरल नॉलेज के एंड 15 साइंस के। किसी कोर्स से नहीं है, जनरल तुम्हारी एबिलिटी चेक करने के लिए, अभी तक जो तुमने पढ़ा उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। लाजमी इसका फॉर्म भर दो, डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है मैंने। और MIHS में 9 क्लास के बच्चों के लिए तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मैट्रिक किया ही नहीं है अभी, लेकिन उनके बड़े बहन भाई हैं, उनके दोस्त हैं मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उन सबको बताया जा सकता है। और इसका फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है मैंने, ये भी फिल कर दो, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज।